अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, मुक़द्दर नावल का दिलचस्प नावल का पार्ट 31 स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ से थोड़ा वक़्त मिल रहा है, इसलिए ये जल्द से जल्द ये नावल को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। बहुत दिलचस्प नावल है, आगे आगे देखिए। और ये नावल को आप लोग फर्स्ट पार्ट से देखिए तो फिर बहुत इंटरेस्ट आएगा। बीच बीच में तो समझ में नहीं आएगा। कि गुजारिश है कि पहले पार्ट से देखिए। लीजिए, पार्ट नंबर 31 स्टार्ट कर रहा हूँ। हम तीनों को ये तय कर लेना चाहिए कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। मैंने और उरूज ने तो कसम खाई है, आइंदा एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे। तुम दोनों को अब मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, अब उरूज तो तुम्हारे पास आ गई है, किसी ने इसे तुमसे मिलने से नहीं रोका और ना ही रोक सकता है। मगर मेरा क्या होगा? अभी जो कुछ हुआ इसके पेश नज़र तुम्हारे भाईजान मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, तुमसे मिलने नहीं देंगे। ऐनी ने सवालिया नज़रों से उरूज को देखा, फिर बोली, मैं इतनी देर से तुम दोनों से बात कर रही हूँ, ये तो सोचा ही नहीं था। यहाँ तुम पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, तुम मुझसे मिल नहीं सकोगे। उरूज फ़ोन के करीब होकर बोली, पाशा ये बात तो है, तुम्हारे ख़िलाफ़ ज़रूरी महज आराई होगी। ऐसी महज आराई को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना होगा। इस सिलसिले में कोई तदबीर करनी होगी। अभी हमारा ज़हन थका हुआ है। फिर यह कि कल इस घर में मेरे ख़िलाफ़ भी महज आराई होगी। मुझे इन तमाम हालात का मुकाबला करना है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना चाहिए और सोना है। और ऐनी से भी यही कहूँगी कि ये भी सो जाए। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं भी अब नींद पूरी करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो कल हालात हमारे मुवाफ़िक़ होंगे। अच्छा, शब बख़ैर। राब्ता ख़त्म हो गया। ऐनी ने फ़ोन बंद कर दिया। अभी इन तीनों के दरमियान मोहब्बत की इब्तिदा हुई थी और इब्तिदा ही में बड़े बड़े जज्बों से प्यार भरी बातें की जाती है, लेकिन वो मसाइल में गिरफ़्तार हो रहे थे। ये कहावत इन पर सादिक़ आ रही थी कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ने लगे। मोहब्बत की इब्तिदा होते ही इनकी तरफ पत्थर आने लगे थे। दूसरी सुबह जोहबत की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। इसे मनो मिट्टी तले सुला दिया गया। इंसान जब तक सांस लेता रहता है तब तक ये नहीं सोचता कि इसे एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कोई गैर इंसानी या फ़ाल इससे सरदर्द ना हो, लेकिन वो गैर इंसानी हरकतें यूँ करता रहता है जैसे वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा और जिंदों पर अजाब नाजिल करता रहेगा। जवाद भी इनमें से एक था। आखिर हराम मौत मर गया। इसके बाद इसकी माँ या शहबाज दुर्रानी ने यह सबक नहीं सीखा कि गलत रास्ते हमेशा हराम मौत की तरफ ले जाते हैं। जब बेटे का जनाजा उठा गया तो दुर्दाना ने कसम खाई कि इसके कातिल और कातिल के घर वालों से भयानक बदला लेगी। अब तो वो दुर्रानी के साये में रहकर बेअख्तियार दौलत, ताकत, वज़ी ज़राए और लामहदूद इख्तियारात के ज़रिए किसी को भी उल्टा लटका सकती थी, किसी की भी ज़िंदगी छीन सकती थी। शाहबाज ने कहा, दुर्दाना, तुम जवान बेटे का सदमा बर्दाश्त कर रही हो। मेरा मशवरा है, मुल्क से बाहर चली जाओ। यहाँ रहकर इसकी यादें सताएंगी। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाऊँ, इसकी याद तो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। मैं फिर क्या करूँ? तुम्हें गमज़दा देखता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी आँखें देखो, ये खुश्क हो गई हैं। मैं सब्र कर रही हूँ, तुम्हारी खातिर जल्दी मुस्कुराने लगूंगी, लेकिन बेटे की मौत का बदला ज़रूर लूँगी। मैं तुम्हारे जज्बों को समझ सकता हूँ और मैंने असद अजीज़ी से कह दिया है कि जल्द से जल्द कातिल का सुराग मिल जाना चाहिए। शहबाज, मैंने पहले ही कहा है, फिर कहती हूँ और आइंदा भी कहूँगी कि एसपी ज़ीशान ही मेरे बच्चे का कातिल है। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। आखिरी वक्त में इसी ने जवाद से दुश्मनी की थी, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम है, जुल्म का बंदा है, लेकिन मिलते ही इसे तालीम की और इसे रिहा कर दिया। तुम नहीं जानते हो, बहुत ही ख़तरनाक शख्स है, जिसका दुश्मन बन जाता है इसे फिर माफ़ नहीं करता। तुम देख लेना, वो हशमत को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये हशमत कौन है? एक नौजवान है
इसने भी जीशान की बहन आइनी पर हमला किया था। अब छुपता फिर रहा है और जीशान के आदमी इसे ढूंढ रहे हैं। तुम एक तदबीर मेरे बेटे के कातिल तक तुम एक तदबीर से मेरे बेटे के कातिल तक पहुंच सकते हो। तुम तदबीर बताओ, मैं अभी इस पर अमल करूंगा। मैं जानती हूँ तुम हशमत की गिरफ्तारी से कबल इसका ज़मानत नामा हासिल करो। तमाम आला अफसरान के ज़रिए जीशान को तायद करो कि हशमत को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसने इसकी बहन को नुकसान पहुँचाया है तो क़ानूनी कार्रवाई करे और इसे अदालत में बुलाए। इससे क्या हम जवाद के कातिल तक पहुँच जाएंगे। हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हशमत के ख़िलाफ़ जो क़ानूनी कार्रवाई होगी, इसे अदालत से जो सज़ा मिलेगी वो बहुत मामूली होगी और जीशान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और वो दर पर्दा इसके लिए मुसीबत बनेगा। इस पर किसी तरह हमला करवाएगा, जिस तरह मेरे बेटे की रिहाई के बाद इस पर हमला किया गया था। मैं जीशान को पिछले 15 वर्ष से जानती हूँ। तुम मेरी बात मानो और मेरी तदबीर पर अमल करो। ठीक है, ये अभी लो। इसने अज़द अज़ीज़ी को तलब किया। फिर बोला, दुर्दाना बेगम तुम्हें एक नौजवान हशमत शाह का पता बता रही हैं। जीशान इस नौजवान को गिरफ़्तार करना चाहता है और वो कहीं रोपेश है। मैं इस नौजवान के ज़मानत हासिल कर रहा हूँ। ज़मानत के बाद जब वो अपनी पनाहगाह से बाहर आ जाए तो तुम्हारे आदमी इसकी निगरानी करेंगे। यस बस, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं इसकी ज़मानत क्यों ले रहा हूँ, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी बॉस, बताइए। एसपी जीशान ने जवाद को भी गिरफ़्तार किया था। हमने इसे रहा करा दिया था। दुर्दाना बेगम को यकीन है कि इसी ने जवाद को अगवा करके हलाक कराया है। अब हम दूसरा खेल शुरू करेंगे। हशमत को ज़मानत पर रिहा करवाएंगे। देखेंगे कि वो एसपी हशमत के ख़िलाफ़ कुछ करता है या नहीं। अगर इसने इंतकामी कार्रवाई की तो ये यकीन हो जाएगा कि इसने हमारी जवाद से भी दुश्मनी की है। बस, मैं समझ गया। मालूमात की रोशनी में बहुत सोच समझ कर ये गेम खेलूँगा। एक और रिपोर्ट देना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? हमारा एक आदमी जीशान की निगरानी कर रहा है। इसने रिपोर्ट दी थी कि एक टैक्सी ड्राइवर पाशा जानी शाम को इसकी कोठी में आया था। वो रात के 10 बजे तक वहाँ रहा। ये बात समझ में नहीं आई कि एसपी के साथ पाशा की इतनी तवील मुलाकात क्यों हो रही। दुर्दाना बोली, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीशान ही से मुलाकात करता रहा हो। वो इस रईसजादी में दिलचस्पी ले रहा है। जवाद ऐनी को मेरे पास लाना चाहता था, लेकिन इसने इनकार कर दिया और पाशा ने भी इसके शय पर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। वो रईसजादी इस ड्राइवर से फंसी हुई है। असद अजीज़ी बोला, मैडम अगर ऐसी बात है तो फिर वो ड्राइवर आधी रात के बाद लेडी डॉक्टर उरुस से मिलने क्यों गया था? वहाँ वो 12 बजे से 1 बजे तक अस्पताल में इसके साथ रहा था, फिर इसके क्वार्टर में आ गया। वो दोनों तकरीबन 15-20 मिनट तक बंद क्वार्टर में रहे थे। फिर जीशान वहाँ पहुँच गया। वो आधे घंटे तक वहाँ रहा, फिर वापस चला गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। दुर्दाना बोली, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है कि पाशा आधी रात को उरुज के पास क्यों गया था। बंद क्वार्टर में रहने का मतलब यही है कि इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम है। शहबाज ने पूछा, लेकिन वो एसपी इतनी रात को वहाँ क्यों गया था? क्या वो थाना था? असद बोला, नहीं, इसके साथ एक सिपाही भी था। दुर्दाना बोली, ऐनी, उरुज, पाशा और जीशान के दरमियान क्या हो रहा है? ये भागदौड़ क्यों लगी हुई है? इसे समझना होगा। एक टैक्सी ड्राइवर बेक वक्त ऐनी उरूज में दिलचस्पी ले रहा है और जीशान इस बात का बुरा नहीं मान रहा है, बल्कि इसे अपने घर बुलाता है और इसे अस्पताल जाता है तो एसपी भी इसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है। आखिर इन दोनों में इतनी घुमाघुमी दोस्ती क्यों है? शहबाज बोला, हमें इसके घर में घुसकर वहाँ के हालात मालूम करने होंगे कि ऐनी तुम्हारी सौतीली बेटी है, इसमें तुम्हारा आना जाना रहता है। क्या तुम अब वहाँ नहीं जा सकती? मैंने सोचा था अब इस ख़ानदान पर थूकने भी नहीं जाऊँगी, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं तो मुझे वहाँ जाना होगा। तुम वहाँ ज़रूर जाओ। अगर हमें नाकामी हुई तो हम किसी सिपाही को क्वार्टर से बड़ी कीमत देकर ख़रीद लेंगे जो जीशान के साथ अस्पताल गया था। इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। वो उठते हुए बोली, किसी को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तन्हा ही काफ़ी हूँ। वहाँ से सारी मालूमात हासिल करके ही आऊँगी। मेरे लिए गाड़ी निकालो। शहबाज ने असद अजीज़ी से कहा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। गाड़ी के आगे पीछे मुसल्लह गार्ड गाड़ियाँ होंगी। दुर्दाना फ़ख्र से तन गई।
आज पहली बार बड़े ही शाहाना अंदाज में सौतेली बेटी के घर जाने वाली थी। शाहबाज से रुखसती करने के लिए कोठी के बाहर आया, फिर जल्दी से वापस आना मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा और मुझसे फ़ोन पर बराबर राब्ता रखना। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सहजोर और रुआब दबदबा रखने वाला यह शख्स इसका तलबगार होगा। वो ज़रा देर के लिए रुकी, कहीं जाएगी तो इसकी कमी महसूस करेगा। वो बेटे के सदमे से निढाल थी, इसके बावजूद इसने बेअख्तियार इसे मुस्कुरा कर देखा, फिर पिछली सीट पर बैठ गई। इसकी गाड़ी के आगे पीछे 2 गाड़ियाँ थीं जिन पर मुसल्ला गार्ड थे। वो तीनों गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हो गईं। वो रास्ते में सोचने लगी कि ऐनी से रब्ता करना चाहिए, हो सकता है इससे बातें करने के दौरान में बहुत से कुछ अहम बातें मालूम हो जाए। इसने पर्स में से मोबाइल फ़ोन निकाल कर ऐनी के मोबाइल पंच किए जाएं। इसने पर्स में से मोबाइल निकाल कर ऐनी के मोबाइल के नंबर मिलाए और राब्ते का इंतज़ार करने लगी। दूसरी तरफ से पाशा गहरी नींद में था। सरहाने रखा हुआ मोबाइल बोले जा रहा था। इसने आंखें खोल कर देखा, फिर फ़ौरन उठ कर बैठ गया। जहन में ये बात थी कि उरूज और ऐनी ने इसे मुखातिब किया है। इसने मोबाइल उठाकर जब नंबर देखा तो किसी और का नंबर था। इन दोनों ने फ़ोन नहीं किया था। इसने इसे कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, कौन? दुर्दाना को उम्मीद नहीं थी कि ऐनी के फ़ोन पर किसी मर्द की आवाज़ सुनाई देगी। इसने पूछा, तुम कौन हो? ये तो ऐनी का फ़ोन है। जी हाँ, फ़िलहाल ये मेरे पास है। आप कौन हैं? अगर कोई पैगाम है तो दे दें, या फिर ऐनी के घर के नंबर पर रब्ता करें। वो तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ कुछ मानूस सी लग रही है। आपकी आवाज़ भी कुछ मानूस सी लग रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐनी का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आ गया। वो उरूज को तो किसी ज़रूरत के वक्त ये फ़ोन देती है, वरना इसने कभी किसी को अपना फ़ोन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आप ऐनी के बारे में बड़ी वाज़ेह मालूमात रखती हैं और इसे करीब से जानती हैं, लेकिन ये बताना नहीं चाहती कि आप कौन हैं। तुम भी अपने बारे में नहीं बता रहे हो। कम से कम ये तो बता दो कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। मैं समझ गया आप बातें बना रही हैं, तो फिर सुन लें। मैंने ऐनी से ये फ़ोन ख़रीद लिया है। इस बेचारी पर ऐसा वक्त आ गया है कि इसके पास पैसे नहीं थे। यही एक चीज़ थी, इसने बेची और मैंने ख़रीद ली। तो तुम बातें बनाना भी नहीं जानते। ये एक रईसज़ादी को इस कदर कंगाल कह रहे हो कि इसने मजबूर होकर अपना मोबाइल फ़ोन बेच दिया है। बाज़ हालात में अमीरज़ादियों के पर्स भी खाली हो जाते हैं। वो मेरी टैक्सी में सफ़र कर रही थी, अपना पर्स घर भूल गई थी, किराए के लिए रकम नहीं थी, इसलिए इसने ये फ़ोन मुझे दे दिया। दुर्दाना ने चौंक कर कहा, ओह माय गॉड, अब मैंने पहचान लिया है। तुम वही जलील टैक्सी ड्राइवर हो जो मेरे बेटे से 8 लाख रुपये छीन कर ले गया था। वो चेक कर बोला, हाँ, मैंने भी पहचान लिया। तुम वही छुड़ैल बेगम हो जिसने 8 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। मुझे हथकड़ियाँ पहनवाई थी, मगर अफसोस वो हथकड़ियाँ फ़ौरन ही उतर गई थी। वो रईसज़ादी तुम्हारा पहलू गर्म करती है, तुम्हारी दीवानी है, इसलिए तुम्हारी हथकड़ियाँ खुलवा दी। ये कितनी बड़ी बात है कि इसने 8 लाख की चोरी के इल्ज़ाम से तुम्हें बरी करवाया। बड़ा लंबा हाथ मारा है तुमने, मगर ये मत समझना कि मैं तुमसे गाफिल रहती हूँ। तुम्हारे बारे में बड़ी मालूमात रखती हूँ। मैं नहीं पूछूंगा तुम मेरे बारे में कितनी कीमती मालूमात रखती हो, मगर मैं बताऊंगी। वो कीमती मालूमात ये है कि तुम डबल गेम खेल रहे हो, दोनों सहेलियों को फांस रहे हो। एक तरफ ऐनी, दूसरी तरफ उरूज को अपने लिए इसके अस्पताल वाले क्वार्टर में पहुँचे हुए थे। पाशा ने हैरानी और परेशानी से कहा, ओह गॉड, फिर तो तुम वाकई बहुत ख़तरनाक हो। मेरे दिन रात का हिसाब रख रही हो। मैं अपने बेटे के कातिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा और ज़ीशान का पीछा कर रही हूं और करती रहूंगी। तुम्हारे बेटे का कातिल, क्या तुम्हारे बेटे को कत्ल किया गया है? अनजान बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, मगर मैं नादान बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारे और ज़ीशान के गठजोड़ को अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम मेरे बारे में गलत अंदाज़े लगा रहे हो। एसपी जैसे आला अफसर से भला मेरा गठजोड़ क्या होगा? वो तो मेरा दुश्मन बना हुआ है। मुझ पर 8 लाख की चोरी साबित नहीं हुई। ये साबित हो गया है कि मैंने अपना मकान फ़रोख्त किया था और इस तरह मुझे 8 लाख रुपए हासिल हुए थे,
जो मेरे बैंक के अकाउंट में है। बहरहाल मैं तुम्हारी जैसी औरत के सामने सफाई पेश नहीं करना चाहता। तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर परेशानी से सोचा, ताजुब है दुर्दाना को यह बात कैसे मालूम हुई कि मैं पिछली रात उरूज के क्वार्टर में था। ऐनी के घर वालों की तरह दुर्दाना भी यही सोच रही है कि मैं डबल गेम खेल रहा हूँ। एक तरफ उरूज से मोहब्बत कर रहा हूँ, दूसरी तरफ ऐनी को फांस रहा है। वो बिस्तर से उतरकर बाथरूम में आ गया। वो भी सोचता रहा, यह खबर अफसोसनाक है कि जव्वाद को कत्ल किया गया है। भला इसे किसने कत्ल किया होगा? दुर्दाना की बातों से यूँ लग रहा है जैसे वह मुझ पर शक कर रही है। पागल की बच्ची है, पहले चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अब बेटे का कातिल समझ रही है। दुर्दाना भी सोच रही थी, ज़ीशान ने ऐनी की सिफारिश पर इसकी हथकड़ियाँ खोल दी थी, लेकिन इसे अपने साथ दफ्तर ले गया था। वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानती। अब तक समझ रही थी कि ज़ीशान से इसका गठजोड़ हो गया है और ये दोनों मेरे बेटे की मुखालिफत में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बादशाह ने अभी यही कहा है कि ज़ीशान इसका भी दुश्मन हो गया है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, मुझे मालूम करना होगा। वो ऐनी की कोठी के अहाते के सामने पहुँच गई। इस कोठी के मेन गेट और अहाते के अंदर मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने जब गाड़ी कार के आगे पीछे मुसल्लह गार्ड को देखा तो दुर्दाना के लिए गेट नहीं खोला। सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसे सलाम करके कहा, मैडम आप अपनी कार में अहाते के अंदर जा सकती हैं, लेकिन आपके गार्ड नहीं जाएंगे। इसने अपने गार्ड से कहा, तुम सब बाहर रहो, मैं अंदर जा रही हूँ, कोई बात होगी तो फ़ौरन फ़ोन रब्ता करूँगी। वो दोनों गाड़ियाँ गेट के तरफ खड़ी हो गईं। गेट खोल दिया गया। वो कार से रेंगती हुई अहाते के अंदर पोर्च में आकर रुक गई। वो अपना पर्स संभाल कर पिछली सीट से बाहर आई तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक कर कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे पर्स चेक करने दें। वो अपना पर्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए हैरानी से बोली, ताजुब है, यहाँ तो ऐसी सख्ती से चेकिंग हो रही है जैसे हमारे मुल्क का कोई हिस्सास इलाका हो। गार्ड ने चेक करने के बाद कहा, आप जा सकती हैं। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर कोठी के अंदर आई। ड्राइंग रूम में घर का कोई फ़र्द नहीं था। एक मुलाजिम सफाई कर रहा था। इसने पूछा, तुम्हारे बड़े साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं। दिन के 11 बज रहे हैं और वो अभी तक सो रहे हैं। जी हाँ, रात को सभी जागते रहे हैं, इसलिए सब सो रहे हैं। ताजुब है, इस घर के तौर तरीके ही बदल गए हैं। बाहर सिक्योरिटी है और अंदर घर वाले रात को जागते हैं। जाओ इन इत्तला दो कि मैं आई हूँ। मुलाजिम पलट कर जाने लगा। इसी वक्त फलकनाज दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम में आई तो इसे देखकर ठिठक गई। फिर आगे बढ़ते हुए बोली, हो तो आप आई हैं। दुर्दाना बेगम को बेटे का तो गम था ही, इसने अपने चेहरे को मज़ीद गमज़दा कर लिया। फलकनाज को यूँ लगा जैसे रोने ही वाली हो। फिर इसने आंचल के कोने को अपने चेहरे पर रख लिया। इसके लरसते हुए बदन से जाहिर हो रहा था कि हुचकियाँ ले कर रो रही है। फलकनाज इसके मध्यम लहजों हिचकियों को सुनकर आगे बढ़ी। फिर ताजुब से बोली, आप रो रही हैं, क्या हुआ? बड़ी ताजुब से बोली, आप रो रही हैं, क्या हुआ? वो इसी तरह आंचल से चेहरे को ढाँप कर बोली, मेरा जवान बेटा, मेरा जव्वाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। फलकनाज ने एकदम से चौंक कर बेयकीनी से इसे देखकर पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली, मेरे बच्चे को किसी बदबख्त दुश्मन ने कत्ल कर दिया है। मैं यही इत्तला देने यहाँ आई हूँ। फलकनाज ने इसके लिबास पर गौर किया। दूसरे वो सर से पाँव तक सादा मातमी लिबास में थी। इसने इसके बाजू को हमदर्दी से थाम कर कहा, आए यहाँ बैठें। वो इसके साथ एक सोफे पर बैठ गई। फलकनाज ने इसकी पुष्ट पर हाथ रखकर बड़ी हमदर्दी से कहा, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा है। क्या आप जानती हैं कि यह दुश्मनी किसने की है? इसने इनकार में सर हिलाया। फिर दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि वो नामराद कौन है। खुदा इसे गारत करे, इसने मेरे मासूम और बेगुनाह बच्चे को मार डाला है। खुदा इसे भी हराम मौत मारेगा। फलकनाज इसे थपकते हुए बोली, भाभी आप बैठें, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और भाईजान को बुलाती हूँ। वो वहाँ से उठकर चली गई। उरूज ऐनी के पास इस कमरे में सो रही थी। उरूज ने
बटन दबाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से पाशा ने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम दोनों सो रही हो? हाँ, तुम्हारे फ़ोन ने हमें जगाया। तुमने नींद पूरी की या नहीं? हाँ, मुझे भी फ़ोन की आवाज़ ने जगाया था। जानती हो किस लिए फ़ोन किया था? उरुज ने ऐनी को देखते हुए फ़ोन पर पूछा। किस लिए किया था? दुर्दाना बेगम ने वो समझ रही होगी कि इससे फ़ोन ऐनी की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर इंक्वायरी करने लगी कि मैं कौन हूँ और ऐनी के फ़ोन पर क्यों बोल रहा हूँ। पाशा इसे दुर्दाना बेगम से होने वाली बातें तफसील से बताने लगा। उरुज सुनती रही और सुनने के दौरान मैं कुछ ना कुछ बोलती रही। इस तरह ऐनी की समझ में आया कि दुर्दाना बेगम के सिलसिले में बातें हो रही हैं। फिर तमाम बातें सुनने के बाद उरुज ने ताज्जुब से पूछा, पाशा, क्या यह हैरानी की बात नहीं है? पहले तो जीशान भाई को मालूम हुआ कि तुम आधी रात के बाद मुझसे अस्पताल मिलने आ रहे हो। फिर ये बात दुर्दाना आंटी को भी मालूम हो गई। ऐसा लगता है कि मेरे, तुम्हारे और ऐनी के तमाम मुखालिफिन हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं और आइंदा भी यही करते रहेंगे। ऐनी ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा, पाशा, वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? वो इसे बताने लगा। वो खामोशी से सुनती रही। फिर तमाम बातें सुनने के बाद बोली, भाईजान भी तुम्हें फराड समझ रहे हैं और ये मोहतरमा भी यही समझ रही है कि तुम बेक वक्त हम दोनों से मोहब्बत कर रहे हो। पाशा ने कहा, पहले मुझ पर 8 लाख की चोरी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। तुम्हारे भाईजान इस बात को भी उलझाएंगे और हमारी मुलाकातों के तमाम रास्ते बंद कर देंगे। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम जल्दी देखोगे कि मैं कैसी ज़िद्दी हूँ और किस तरह अपनी बात मनवा लेती हूँ। इधर ड्राइंग रूम में फलकनाज ने फलक आफ्ताब को बुला लिया था। वो दुर्दाना बेगम के आसपास बैठ गए थे और जव्वाद की नागानी मौत पर सदमा ज़ाहिर कर रहे थे। बेगम आफ्ताब ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जव्वाद कैसा गबरू जवान था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी ने इसे कत्ल कर दिया। ये सच है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। जवान हो या बूढ़ा, किसी को भी किसी वक्त भी मौत आ सकती है। फलक आफ्ताब ने कहा, हम तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट सकते हैं। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। बस सब्र करो और अपना मुकद्दमा खुदा के अदालत में छोड़ दो। जिस कमबख्त ने भी तुमसे दुश्मनी की है, एक माँ को तड़पाया है, वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंदर नहीं। पुलिस वाले आज नहीं तो कल इस बकबक खातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। जीशान अस्मा के साथ जीने से उतरता हुआ आ रहा था। दुर्दाना को देखकर नागवारी से बोला, ये मोहतरमा यहाँ क्यों आई हैं? फलक आफ्ताब ने कहा, बेटे, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। इन पर सदमात का पहाड़ टूट पड़ा है। जव्वाद को किसी ने कत्ल कर दिया है। इस्मा और जीशान की यह खबर पिछली रात ही मिल गई थी, फिर भी उन्होंने अनजान भरकर हैरानी जाहिर की। जीशान ने जीने से उतर कर इनके दरमियान एक सोफे पर बैठते हुए पूछा, यह कब हुआ? किस थाने की पुलिस तफ्तीश कर रही है? मैं इस वक्त तमाम इख्तलाफात भुलाकर आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके काम आना चाहता हूँ। दुर्दाना बेगम ने भीगी हुई आवाज़ में कहा, तुमने इसे रहा कर दिया था। रिहाई के बाद मेरे पास आ रहा था। ऐसे वक्त किसी मनुष्य ने इसे अगवा कर लिया, इसे अपनी हिरासत में रखकर टार्चर किया। वो तशद्दुद ना सह सका। अस्पताल में पहुंचते ही हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। मैं नहीं जानती कि किसने मेरे बेटे से ऐसी जानलेवा दुश्मनी की है, लेकिन मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं बड़ी सख्ती से इंक्वायरी करा रही हूं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। जीशान ने कहा, जो पुलिस अफसर इस केस की तफ्तीश कर रहा है, मैं इससे मुलाकात करूंगा और इससे नामालूम कातिल को तलाश करने की कोशिश करूंगा। दुर्दाना ने कहा, मैं इस वक्त तुमसे मदद हासिल करने नहीं आई हूँ। मेरी मदद करने वाले और मेरे बुरे वक्त में काम आने वाले बहुत हैं, लेकिन जवान बेटे की मौत के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों के बगैर बिल्कुल तना हूँ। मेरे अपने बेटे मेरे पास होते हुए भी पास नहीं हैं। मेरे महरूम शौहर का यही एक ख़ानदान है जहाँ आकर मैं रो सकती हूँ, इसे अपने आंसू बहा सकती हूँ और आप सबकी हमदर्दियाँ हासिल कर सकती हूँ। इस तरह मेरे दिल को कुछ तो इत्मीनान होगा। मेरा दुख समझने वाले मेरे अपने हैं।
फलक आफताब ने कहा, बेशक हम सब तुम्हारे अपनों में से हैं। तुम यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी ऐनी को बुलाता हूँ, वो भी तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक रहेगी। ऐनी मेरी बेटी है। दुनिया वालों की नज़र में मैं सौतीली माँ हूँ, लेकिन मैंने कभी इसे सौतीली बेटी नहीं समझा। अगर मेरे बेटे जवाद से अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती रहूँगी। खुदा के लिए मेरे मजलूम और मकतूल बेटे को माफ़ कर दें। जीशान ने पूछा, क्या तदफीन हो चुकी है? दो सर हिलाती हुई बोली, आज सुबह हो चुकी है। फलक आफताब ने, तुम तदफीन के बाद आई हो, हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, एक तो मैं सदमे से निराल थी, फिर मेरे अंदर ये शर्मिंदगी थी कि मैंने आप लोगों को नाराज़ किया है। मेरे महरूम बेटे से भी आपको शिकायतें रही हैं। मैंने यही सोचा कि इत्तला नहीं दी कि पता नहीं आप जनाजे में शरीक होंगे या नहीं। मैं कशमकश में थी। आखिर मुझसे रहा ना गया। ऐनी और उरूज कमरे से निकलकर रेलिंग के पास आई। उरूज ने नीचे देखते हुए कहा, ओह, आंटी आई हुई है। इसकी आवाज़ सुनकर इसने ऊपर देखा। ऐनी भी इसके साथ खड़ी हुई थी। फलक आफताब ने कहा, बेटी ऐनी यहाँ आओ, तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। किसी ने जवाद को कत्ल कर दिया है। वो दोनों सीढ़ियाँ उतरती हुई वहाँ आई। उन्होंने ना तो हमदर्दी का इज़हार किया और ना ही मोहब्बत जताई। बड़ी खामोशी से आकर सोफ़े पर बैठ गई। फिर ऐनी ने दुर्दाना को देखते हुए कहा, बेशक ये सदमा आपके लिए बहुत बड़ा है। ऐसे वक्त सभी सब्र की तलखीन करते हैं। मैं गुनाहगार ही क्यों ना की होंगी, आप सब्र करें। वो रोते हुए बोली, बेटी मैं अपने जवान बेटे से महरूम हो चुकी हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी एक बेटी रह गई हो। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। सॉरी मम्मी, जवाद भाई की ज़िंदगी में जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वो इनकी मौत के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता। चूँकि मरने वालों से दुश्मनी नहीं की जाती, इन्हें माफ़ कर दिया जाता है, इसलिए मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन मैं आपसे फ़ासला रखूँगी। मुझसे ये तवक्को ना रखें कि आपके पास आकर बैठूँगी और पहले की तरह रिश्तेदारी निभाऊँगी। दुर्दाना ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे मकतूल बेटे से जो शिकायतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तुम्हारी नाराज़गी बजा है। मैं अज़म करके आई हूँ कि मेरे बेटे ने जवाद की गलतियाँ हैं जो दुख तुम्हें पहुँचाया है, इसकी तलाफ़ी करूँगी और इस तरह करूँगी कि तुम मेरी मोहब्बत और दयानतदारी की क़ायल हो जाओगी। टूटे हुए आईने को लाख जोड़ें तब भी इसमें खराश बाल बढ़ जाता है। भला आप किस तरह तलाफ़ी करेंगी? इसने एक नज़र उरूज और जीशान पर डालते हुए ऐनी से कहा, मैं सबूत के साथ तुम्हें यह बताऊंगी कि तुम्हारे दुश्मन कौन है और किस तरह दोस्ती के पर्दे पर छुपकर तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुर्दाना बेगम ने पूछा, बेटी एक बात बताओ, क्या तुम इस टैक्सी ड्राइवर पाशा जानी को चाहती हो, इससे दिलचस्पी रखती हो? जी हाँ, मैं ये बात अपने तमाम बुज़ुर्गों को बता चुकी हूँ। दुर्दाना ने बड़ी गहरी नज़रों से उरूज को देखा, फिर ऐनी से कहा, और अगर मैं ये साबित करूँ कि पाशा तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो क्या तुम मेरी बात पर एतबार करोगी? कोई मदाखलत नहीं कर रहा था। सब ये खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। ऐनी ने कहा, सबूत के साथ कहेंगी? वो एतबार कर लूँगी। दुर्दाना ने उरूज की तरफ देखा, फिर कहा, उरूज, खुदा के नाज़िर जानकर कहो, तुम पाशा से फिलरट नहीं कर रही हो। वो तन्हाई में तुमसे मिलने नहीं आता है। कल रात भी इसने तुम्हारी मुलाकात हुई है। उरूज ने कहा, मैं इससे फिलरट कर रही हूँ, ये बात गलत है। हाँ, ये सच है कि वो तन्हाई में मुझसे मिलने आया था। वो किस रिश्ते से तुम्हारी तन्हाई में आया था, और वो भी बंद कमरे में। उरूज ने वहाँ बैठे हुए तमाम अफराद को देखा। फलक आफताब बेगम, फलकनाज़, ज़ीशान, अस्मा वगैरह सब भी ये जानने वाले थे, लेकिन इनसे पहले ही दुर्दाना बेगम ने पेश कर रही थी, इसलिए सब दिलचस्पी से दुर्दाना बेगम को देखने लगे। यहाँ पर रोक रहा हूँ 31 पार्ट्स को। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।